नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव के द्वारा दिया गया एक प्रश्न पत्र, जिसमें उन्होंने प्रश्न पत्र के साथ साथ उत्तर भी साथ में दिए हैं ताकि आप आसानी से समझ पाएँ और किस तरह अपने पेपर को हल करना है ये बात भी आप क्लियरली जान पाएँ। तो सबसे पहले मैं हर प्रश्न पत्र में आपको यही कहती हूँ कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से उसमें निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ने हैं। अब निर्देश क्या क्या हैं? प्रश्न पत्र में जो भी निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ सबसे पहले है वस्तुपरक प्रश्न के लिए अपठित बोध, अपठित गद्यांश। जैसा कि आप जानते हैं एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तरीका क्या है कि पहले आप गद्यांश पढ़ें, प्रश्न पढ़ें और फिर अपने उत्तर निकालें और उसके बाद आप देखें कि कितने उत्तर आपके सही हैं, क्योंकि उत्तर यहाँ पर साथ में अंकित किए गए हैं और ये प्रश्न पत्र डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव का ही है। तो आप ध्यान रखें कि पहले आप पूरी तरह से अपने गद्यांश को पढ़ें। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसके आगे पीछे के जो पंक्तियां हैं उन्हें पढ़कर या उन शब्दों को देखकर आप बेहतर तरीके से एक समझ बना पाएंगे जो आवश्यक है आपके उत्तरों के लिए। जब आप उत्तरों को चिन्हित करेंगे तो आपके लिए आवश्यक है कि आपको गद्यांश के विषय में पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है कहानीकारों और निर्देशकों को पहचान किससे मिलती है? उत्तर भी साथ में दिया गया है, हिंदी से। किन कलाकारों ने हिंदी की ओर रुख किया है? गैर हिंदी भाषी कलाकारों ने। पर्दे पर अर्थवत्ता को धारण करते लोग दिखावे के लिए किस भाषा के आग्रही हैं? हिंदी भाषा के। कब सड़कों का कोलाहल सन्नाटे में बदल जाता था? जब रामायण महाभारत का प्रस्तुतिकरण होता था। हिंदी कब हर दिल की धड़कन वन भाषा बन गई? कौन बनेगा करोड़पति के कारण। गैर हिंदी कलाकारों ने हिंदी गीतों के माध्यम से कहाँ पहचान बनाई? सुर और संगीत की प्रतियोगिताओं में। फिर कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही है उसके आधार पर आपने अपने उत्तर को अंकित करना है। इन प्रश्नों पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। विशेष रूप से ध्यान मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन प्रश्नों को जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सही उत्तर नहीं जान पाएंगे। तो पहले आपको जो भी 4 विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, फिर उत्तर के रूप में जो विकल्प दिए गए हैं उन्हें देखें, तभी आप सही उत्तर की ओर सही चिन्ह लगा पाएंगे। अगला है बच्चों की लुभाने वाली टॉम एंड जेरी की हिंदी उच्चारण और मिठास की गुणवत्ता प्रभावी और ग्राह्य है। रचनात्मक शब्द से मूल शब्द पहचानिए। मूल शब्द है रचना। फिर वही कथन कारण वाला प्रश्न है। आपको कथन दिया गया है, फिर कारण दिया गया है, आपको बताना है नीचे के जो 4 ऑप्शन हैं, 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा सही है। इसके लिए भी बच्चों आवश्यक क्या है कि पहले आप कथन और कारण को ध्यान से पढ़ लें और अपने मन में बना लें कि जो आपको गद्यांश मिला है उसके आधार पर कथन और कारण में से कौन से सही हैं। यदि दोनों सही हैं, कोई एक गलत है, तो पहले ही आप उसे अपने दिमाग में सोच लें और उसके बाद फिर उत्तर पढ़ें और जो सही उत्तर आपको लगता है उसे चिन्हित। इसी के साथ हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है, उसमें भी आपको सही विकल्प चुनना है और दिए गए विकल्पों को ध्यान से ज़रूर पढ़ लें ताकि आप सही उत्तर लगा पाएँ और अच्छे अंक ले पाएँ। पहला प्रश्न है कि कविता के केंद्रीय भाव से जुड़ा हुआ। सही उत्तर लाल निशान लाल रंग में अंकित किए गए हैं। दूसरा प्रश्न, कवि ने किसे मूर्ख कहा है? किसान को। पढ़ा लिखा गुलाब कहाँ जाकर बसने को तैयार नहीं है? गांव में। कवि के अनुसार गुलाब का निम्न में से क्या फ़र्ज नहीं है? तो तीनों ही ऊपर के ऑप्शन सही हैं और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इस आधार पर चौथे विकल्प को आप सही अंकित करेंगे। पांचवा है किसान को फूलने के बाद फसल देने वाला क्यों भाता है? क्योंकि फसल से ही उसका जीवन यापन होता है। फिर कथन कारण वाला प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद अलंकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बीच बीच में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों ध्यान रखें कि जब एक ही उक्ति को पुनः कहा जाए और समान अर्थ में हो तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। बीच बीच ये शब्द में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए शब्द का पुनः प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। किस फसल का जिक्र है? तो अलसी की फसल का जिक्र है। आगे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम के कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न,
यहाँ अच्छी बात क्या है कि आप प्रश्न पढ़ेंगे तो साथ में अंकित सर ने आपको उत्तर भी दिए हैं, उन उत्तर को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और इसी प्रकार अपने पेपर की तैयारी भी करें। किसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना है? तो आप जानते ही हैं, फीचर लेखन। फीचर लेखन का उद्देश्य एक सुव्यवस्थित और आत्मनिष्ठ लेखन है फीचर, जिसका उद्देश्य ऊपर दिया गया है। तो आप फीचर लेखन पर टिक करेंगे। फिर नीचे आपको कुछ कथन दिए हैं जिन पर आपको विचार करना है और उसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो आप खोज रिपोर्ट के बारे में पढ़ें, इन डेप्थ के बारे में पढ़ें, विश्लेषणात्मक के बारे में पढ़ें और उसके बाद आप बताएंगे कि कौन से कथन सत्य हैं। तीसरा, अनन्या और शांभवी। यहाँ आपको एक सिचुएशन दी गई है, एक केस दिया गया है और फिर आपको उसके आधार पर उत्तर लिखना है। अनन्या और शांभवी तथ्यों की गहराई में जाकर किसी गड़बड़ी की असली वजह और उसके लिए जिम्मेदार लोगों को ढूंढ निकालने का काम करती हैं। तो वो कौन है? विशेष पत्रकार हैं या खोजी पत्रकार हैं या वैकल्पिक पत्रकार हैं या फ्रीलांसर हैं? तो क्योंकि यहाँ तथ्यों की गहराई में जाकर और खोज करनी है किसकी? उसके कारण की। इस आधार पर वे खोजी पत्रकार। इसी ऑप्शन पर आप, विकल्प पर आप टिक करेंगे। अगला है, किसी विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए शुभम लगातार जोर शोर से पत्रकारिता अभियान चला रहा है। तो यह किस प्रकार का पत्रकारिता अभियान है? यहाँ एक और तरीका है कि जो आपको लगता है कि ये तो नहीं है, उसे आप पहले हटा दें, फिर जो बचते हैं उस पर विचार करें। इस आधार पर भी आप अपने सही उत्तर को चयन कर सकते हैं। तो यहाँ उत्तर है एडवोकेसी पत्रकारिता। फिर है, अत्यंत महत्वपूर्ण या बड़े समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाया जाना। ये आप सभी जानते हैं, हमारे न्यूज़ चैनल पर बहुत जल्दी आजकल तो हर जितनी भी समाचार हैं, जितने भी खबरें हैं, सबको ही ब्रेकिंग न्यूज़ कहकर प्रस्तुत किया जाता है। तो वो है ब्रेकिंग न्यूज़। फिर पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है। पाठ्य पुस्तक से एक काव्यांश दिया गया है और उस काव्यांश के आधार पर आपको उत्तर देने हैं। काव्यांश में भाग्यहीन कौन है? ये तो काव्यांश ना हो तो भी आप जान जाएंगे कि निराला का है। तो भाग्यहीन किसके विषय में कहा है? स्वयं कवि ने अपने आप को भाग्यहीन कहा है। दुख ही जीवन की कथा रही। इस पंक्ति का अभिप्राय, निराला का व्यक्तिगत जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा था, इसी कारण यहाँ कहा गया है कि दुखी जीवन की कथा रही। आप जानते हैं निराला के जीवन को, निराला के जीवन में किस तरह की परेशानियाँ आई, किस तरह के दुख आए, उसी आधार पर उन्होंने कहा है। अब कवि ने कौन सी बात किसी से नहीं कही? अब आप ऊपर पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। क्या कहूँ आज जो नहीं कही, कि दुख ही जीवन की कथा रही। क्या कहूँ आज जो नहीं कही, जो जीवन में दुख आए उन दुखों को मैंने कैसे झेला, ये बातें आज तक मैंने किसी से नहीं कही। तो सही उत्तर है आजीवन विपत्तियों का सामना करने की बात। कौन सा भाव है? यहाँ क्रोध नहीं है, वात्सल्य नहीं है, रति नहीं है, दीनता का भाव है, इसीलिए दैन्य भाव। पांचवा प्रश्न, कथनों पर विचार करना है और फिर सही उत्तर देना है। पहले कथन ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे और फिर सही उत्तर चयन करेंगे। फिर है चौधरी साहब, प्रेमघन की छाया स्मृति से लिया गया है। चौधरी साहब पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहला प्रश्न है, पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कौतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था, इस कथन का औचित्य क्या है? तो औचित्य सर ने लाल स्याही से अंकित किया है। लेखक मंडली चौधरी साहब को पुराने विचारों वाला आदमी समझती थी। अगला प्रश्न, उनकी हर अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी, अभिप्राय क्या है? कि उनके कार्य व्यवहार से जो भी वो काम करते थे उसमें उनकी रईसी दिखती थी, रियासत और तबीयतदारी की झलक मिलती थी। चौधरी साहब कैसे व्यक्ति थे? आपने पाठ में पढ़ा है, खासी हिंदुस्तानी रईस थे, कंधों तक बाल थे। इसी आधार पर यही सही उत्तर है। फिर कार्य बचात नाही कहने से चौधरी साहब प्रदर्शित करते हैं कि वे क्या हैं, कैसे हैं। उनके व्यक्तित्व का कौन सा गुण है? विलक्षणता और चुटीलापन, इन गुणों के स्वामी हैं वो। इन पंक्तियों में कार्य बचात नाही में जब उनके मुंह से निकला था, ये तब कब निकला था? जब वो गिलास वगैरह कुछ उनके हाथ से, नौकर के हाथ से छूट गया था, तब वो ये नहीं कहते थे कि ध्यान से पकड़ो, वो कहते थे क्या रे बच तो नहीं गया ये। तो वो विलक्षणता और चुटीलापन, ये जैसे इन्हीं गुणों के स्वामी थे। तो यही उत्तर सही उत्तर है। फिर कथन और कारण, इसे आप खुद ध्यान से पढ़ेंगे और फिर सही उत्तर बताएंगे, लिखेंगे, अंकित करेंगे।
फिर है अंतराल से, सूरदास अपनी इस आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त क्यों रखना चाहता था? क्योंकि हमने पाठ में पढ़ा कि गरीब के लिए पैसे का होना अधिक लज्जा की बात है, बजाय इसके कि वो गरीब है। इतनी लज्जा की बात गरीबी नहीं है जितनी लज्जा की बात एक गरीब के पास पैसों का होना है। सूरदास के मन में अचानक से आशा की किरण किस प्रकार जगी? जब खेल खेल में उन्होंने सुना बच्चे क्या कह रहे थे, तुम खेल में रोते हो। इसी बात को उन्होंने गहराई से लिया, एक डीप मीनिंग लिया, उसका गहरा जो निहित अर्थ था वो लिया, और फिर उन्होंने आशा की किरण उनके मन में, सूरदास के मन में जगती है। कथन कारण का प्रश्न है। लेखक ने आधुनिक सभ्यता को खाऊजाड़ू सभ्यता कहा है। यह भारत की अपनी सभ्यता है, यह भारत से यूरोप तथा अमेरिका गई है। तो इसमें कथन ए तो सही है, खाऊजाड़ू सभ्यता कहा है, लेकिन दूसरा गलत है, कारण गलत है। इस आधार पर आप देखेंगे ग विकल्प कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है, इस पर आप टिक लगा सकते हैं। 20वीं शताब्दी में यूरोप में हुई फ्रांसीसी क्रांति के बाद परिवर्तन की जो लहर चली उसे रेनेसां या पुनर्जागरण काल कहा जाता है। इसी के कारण ब्रिटेन में बड़े बड़े उद्योग लगे और उनके माल को खपाने के लिए एशिया में बाजार तलाशे गए। दोनों ही बात सही है, कथन भी सही है और उस कथन का कारण भी सही है। तो हमने ढूंढना है वह विकल्प जिसमें दोनों सही हैं और कथन की सही व्याख्या है। तो यह विकल्प हमें घ के रूप में मिलता है। फिर है संगीत, गंध, बच्चे विश्वनाथ के लिए सबसे बड़े सेतु हैं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इनसे काल और इतिहास को पार किया जा सकता है, उनके बारे में जाना जा सकता है। इस आधार पर यह कथन कहा गया है। फिर आगे कुछ शब्द युग्म दिए गए हैं जिन्हें आप आसानी से कर लेंगे। आपने पाठ ध्यान से पढ़ा है तो आप आसानी से बता पाएंगे कि किसके साथ कौन सा विकल्प सही होता है। तो सही जो शब्द युग्म है उन्हें आप सुमेलित करेंगे, अर्थात मिलान करेंगे। अगला, बिस्कोहर की माटी के पाठ के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रिपोर्टाज शैली में लिखा गया पाठ है। क्या ये एक रिपोर्ट है बच्चों? इस पाठ में लेखक ने अपनी ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा का सुंदर वर्णन किया है। आप जान ही गए होंगे कि कौन सा सही है। एक और है, इस पाठ में लेखक ने औद्योगिक विकास से उत्पन्न समस्याओं का चित्रण किया है। क्या इसमें किसी तरह की समस्याएं दिखाई गई हैं? इन प्रश्नों पर आप खुद सोचेंगे और फिर सही उत्तर आप अपने आप जानेंगे, पहचानेंगे और फिर अंकित करेंगे। फिर है वर्णनात्मक भाग, जिसमें कोई एक विषय दिया जाएगा, 120 शब्दों में आपको रचनात्मक लेख लिखना होगा। तो ध्यान रखें किस तरह से आपको अपने विषय को पूरा एक व्यवस्थित रूप में लिखना है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि 120 शब्द हैं, 3-4 पेजेस जितना लंबा ना भरें उसको। गागर में सागर भरने का प्रयास करें। अधिक से अधिक फैक्ट्स दें, अधिक से अधिक मुख्य बातें दें, साथ ही उसमें अपने विचारों को, अपनी सृजनात्मकता को, इनको प्रश्रय दें। तो विषय वस्तु के 2 अंक हैं, भाषा का 1 अंक है और प्रस्तुति के 2 अंक हैं। ऑप्शन अभी यहाँ पर जो दिए गए हैं विकल्प, राजनीति का अपराधीकरण, सच्ची खुशी, वसुधैव कुटुंबकम, बाकी कहीं से भी आ सकते हैं। विषय आपको पहले से नहीं दिए गए हैं, इसी कारण ये रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाला लेख है। फिर है प्रश्नों के उत्तर। यहाँ सर ने आपको प्रश्न दिए हैं, प्रश्नों के साथ उत्तर भी दिए हैं, तो इन उत्तरों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। नाटककार एक सफल संपादक होना चाहिए। स्पष्ट कीजिए क्यों सफल संपादक होना चाहिए? क्योंकि नाटक की सफलता के लिए उचित संपादन बहुत आवश्यक है। एक नाटककार, उत्तर सुनिए ज़रा, पहले अनेक घटनाओं, स्थितियों अथवा दृश्यों का चुनाव करने वाला होना चाहिए। फिर उन्हें इस क्रम में रखने की कला का ज्ञाता भी होना चाहिए कि वे शून्य से शिखर की तरफ विकास की दिशा में आगे बढ़ें। इस कारण एक नाटककार को कुशल संपादक भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार कहानी अच्छी होती है लेकिन संपादन की दृष्टि से यदि कुछ कमियां रह जाती हैं तो वो कहानी उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाती। इसलिए आवश्यक है कि एक नाटककार जो है वो कुशल संपादक भी हो। अगला प्रश्न है, कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास। इस कथन के आधार पर कहानी की विशेषताएं। अब विशेषताएं देखिए कि कथावाचक कहानी सुनाते थे, कहानियों में घटना, युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध के किस्से सुनाए जाते थे। मानव स्वभाव का कल्पना का जो गुण है उसी आधार पर बच्चों को कहानी सुनना पसंद है, क्योंकि उसमें कल्पना का एक तत्व जोड़ दिया जाता है। कहानी के नायक हैं, उन्हें पूरी तरह से गुणी दिखाया जाता था, विशेषताओं से युक्त दिखाया जाता था, उसी आधार पर उनके गुणों का बखान किया जाता था। और दूसरा, हमारे देश में बच्चों मौखिक कहानी की परंपरा बहुत पुरानी है और देश के सभी हिस्सों में यह परंपरा आज भी जीवित है।
प्राचीन काल से ही कहानी संचार का लोकप्रिय माध्यम रहा है, इसीलिए मौखिक परंपरा चलती रही और धर्म प्रचारकों ने भी कहानियों के माध्यम बनाकर जो वो कहना चाहते थे उन उपदेशों को लिखा। जैसे पंचतंत्र, आपको याद होगा, पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत शिक्षाप्रद हैं, उद्देश्यपूर्ण हैं। आगे चलकर यह जो तरीका है यह बहुत प्रसिद्ध भी हुआ और चर्चित भी रहा। कविता की रचना के लिए आवश्यक तत्व, अगला प्रश्न है। तो कविता की रचना में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भाषा, छंद, संकेत, सम्यक ज्ञान, समय का ज्ञान, नवीन दृष्टि, प्रतिभा, संक्षिप्तता। इस आधार पर कविता को जब हम कविता रचते हैं तो इन मुख्य घटकों पर आधारित होती है एक सुंदर कविता। अगला प्रश्न, विशेष लेखन की भाषा शैली संबंधी विशेषता का वर्णन कीजिए। अब क्या विशेषताएं होनी चाहिए? जिन विषय और क्षेत्रों से विशेष लेखन संबंधित है उसमें से अधिकांश क्षेत्र तकनीकी रूप से जटिल हैं और उनसे जुड़ी घटना, मुद्दों को समझना आम पाठक के लिए उतना आसान नहीं होता। इसी कारण विशेष लेखन की ज़रूरत होती है ताकि पाठक उसे आसानी से समझ पाएँ। उसकी भाषा शैली सामान्य लेखन से कुछ अलग होती है, लेकिन उसमें जो विशेष तकनीकी शब्दावली भी आती है वह लिखते हुए आपके लेखन में आनी चाहिए। जैसे कारोबार पर यदि लिख रहे हैं तो उससे जुड़े हुए जो शब्द हैं उनसे परिचित होना अति आवश्यक है। इंटरनेट के अधिक लोकप्रिय होने के कारण है अगला प्रश्न। तो आप सभी जानते हैं, इंटरनेट से आप सभी परिचित हैं कि इंटरनेट पर क्योंकि सूचनाएं लगातार अपडेट होती हैं, जल्दी में मिलती हैं, पहुंच आम आदमी तक पहुंच है इंटरनेट की और सब जगह विद्यमान है, कहीं से भी देख सुन सकते हैं। और दूसरा, जानकारियों का भंडार है इसमें और सस्ता भी है। तो ये सब बातें हैं जिनके कारण इंटरनेट बहुत लोकप्रिय माध्यम बनता जा रहा है। अब आपके पाठ से प्रश्न है, कविताओं से प्रश्न है। तो पहला प्रश्न, यह दीप अकेला कविता में व्यष्टि और समष्टि के संतुलन को आवश्यक माना गया है। यानी व्यक्ति और समाज, व्यक्ति सर्वगुण है, संपन्न है, परंतु अकेला है। इसी कारण उसकी सार्थकता कब होगी, कब उसका जीवन सार्थक होगा? जब वो अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व को समाज के साथ मिला लेगा। और जब समाज के साथ मिला लेगा तो सामाजिक सत्ता में भी वृद्धि होगी और व्यक्ति के गुणों का लाभ वास्तव में समाज को मिलेगा। हमारा राष्ट्र भी तभी मजबूत हो सकता है जब व्यक्ति की जो निजी गुण हैं उनको समाज के हित के लिए प्रयोग किया जाए। इस तरह आप अपने शब्दों में इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला, 12 मासा की नायिका छार क्यों बन जाना चाहती है? छार अर्थात राख। पवन से वह यह क्या प्रार्थना करती है और क्यों? अब नागमती जो रानी है उनकी आकांक्षा है कि वो अपने शरीर को जलाकर राख कर दें और पवन को क्या कहती हैं, हवा को कहती हैं कि मेरी राख को उड़ाकर ले जाओ और ये मार्ग में, उस मार्ग में जाकर गिरा दो जहाँ मेरे प्रियतम अपने चरण रखें ताकि कम से कम मैं उनका स्पर्श पा सकूँ। तो मरकर भी नागमती अपने प्रिय के चरणों में लग जाना चाहती है, उनका स्पर्श पा लेना चाहती है, क्योंकि वह अपने पति के प्रेम के लिए बहुत ही उत्सुक है। अगला प्रश्न, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। अब आप जान गए होंगे कौन सी कविता है, तोड़ो कविता है। झूठे बंधन से अभिप्राय क्या है? सामाजिक अंधविश्वास, परंपराएं, वो परंपराएं जिनका अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। जब मनुष्य किसी आकर्षण में फंस जाता है, परिश्रम से दूर हो जाता है, तो हम अपना बेस्ट ना दे पाते हैं और ना हम खुद के बारे में ही जान पाते हैं। तो आवश्यक है कि उन पुराने बंधनों को तोड़ दिया जाए और जीवन से रस लेने के विषय में सोचा जाए। तभी तो हम जान पाएंगे कि हमारी अपनी कैपेबिलिटी, हमारा अपना कितना, हमारे अंदर खुद कितनी योग्यता है, हम कितने समर्थ हैं। उन चीज़ों को हम तभी जान पाएंगे जब हम ये पुरानी दलीलें छोड़ देंगे। धरती को जानने से मतलब है मानव जीवन का यथार्थ रूप तथा धरती की सृजनात्मक शक्ति के बारे में जानना। अब एक काव्यांश दिया गया है, सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले संदर्भ आपको पहले बताया गया है कि संदर्भ से शुरू करना है। संदर्भ में आप देंगे कि कविता कहाँ से ली गई है, पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, कौन इनके रचनाकार हैं। तो ये अरुण यह मधुमय देश हमारा, पहली पंक्ति से ही आप समझ जाएंगे कि जयशंकर प्रसाद की चंद्र कृति है चंद्रगुप्त, और उससे ये आपके पाठ लिया गया है। अंतरा भाग 2 में संकलित है। दूसरे अंक में फिर प्रसंग दिया गया है। प्रसंग में आपको इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देनी है, कार्नेलिया चंद्रगुप्त के विषय में बताएंगे और उसके बाद व्याख्या। व्याख्या के विषय में ध्यान रखें कि पहले 3-4 पंक्तियों में आप दे दें क्या कहा गया है और उससे अगली 3-4 पंक्तियों में आप बताएं कि क्यों कहा गया है। इस आधार पर आपकी व्याख्या संपूर्ण हो जाएगी। फिर आगे देखेंगे वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य अवश्य दें। जो भी आपको लगता है कि इसकी विशेषताएं हैं इन पंक्तियों की, उन्हें आप वैशिष्ट्य में दे सकते हैं। 4 से 6 पॉइंट दे सकते हैं।
बहुत लंबा बड़ा बड़ा करके आप व्याख्या को न दें, क्योंकि फिर समय की कमी हो जाएगी और आपका कुछ प्रश्न पत्र का हिस्सा छूट जाएगा। तो बच्चों ज़रूर ध्यान दें कि जब आप व्याख्या करें तो सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर वैशिष्ट्य। सर ने बहुत अच्छी व्याख्या दी है, आप ज़रूर इसे पढ़ लें कि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इस भाग को स्किप कर रही हूँ। आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इसी प्रकार बहुत दिनान की अवधि परे, अब ये आप पढ़कर समझ जाएंगे। इसमें नीचे है अब न घिरत घनानंद, तो यहाँ दिमाग लगाएं और आप समझ जाएंगे ये घनानंद के पद हैं। और आपकी पुस्तक का नाम आपको पता ही है, उसे संदर्भ में फटाफट लिख दें। फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य में कोशिश करें कुछ 2 पंक्तियाँ भाव की दे दें, 2 पंक्तियाँ शिल्प की दे दें, तो आपकी व्याख्या संपूर्ण और पूरे 6 अंक इसके आपको मिल जाएंगे। फिर प्रश्नों के उत्तर। बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी? बताइए ज़रा। अब लड्डू मांगा तो इस जब आपने पाठ पढ़ा तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ बालक के बचपन को कुचलने का प्रयास किया गया है। किसके द्वारा? किसी और के द्वारा नहीं, उसके अध्यापक और स्वयं बालक के पिता द्वारा। जब उसने लड्डू मांगा तो लगा कि वाकई बच्चे में अभी तक बचपन जीवित है, उस पर जितना थोपा गया है वो सब ने उसके बचपन को अभी ख़त्म नहीं किया है। यही उत्तर है और यही आपने अपने शब्दों में लिखना है। अगला प्रश्न है, असगर वजाहत की शेर लघु कथा के आलोक में प्रतिपादित कीजिए कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। आपने देखा होगा इस लघु कथा में विश्वास के आधार पर सभी जो जानवर हैं वो शेर के मुंह में घुसते जा रहे हैं, तो प्रमाण तो कोई मांग ही नहीं रहा है, वहाँ विश्वास महत्वपूर्ण हो गया है प्रमाण से। तो इसी आधार पर आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर है दूसरा देवदास पाठ से एक प्रश्न, व्यापार यहाँ भी था, क्या अभिप्राय है इससे? यहाँ हरिद्वार के हर की पौड़ी के क्षेत्र की बात की गई है, जहाँ हो रही व्यापारिक गतिविधियों के बारे में आपको बताया गया है कि बाहर तो व्यापार चल ही रहा था, मनसा देवी के मंदिर के अंदर भी व्यापारिक गतिविधियाँ चालू थी, जहाँ धागे बिक रहे थे। और गंगा की जब बात हुई थी तो गंगा में भी डुबकी लगा लगा कर गंगा पुत्र पैसे निकाल रहे थे। ये सब एक व्यापारिक दृष्टि से देखें तो व्यापारिक गतिविधियों का ताना बाना है। अगला देखें, सप्रसंग व्याख्या है गद्य की, हरगोविंद समदिया पाठ से, फणीश्वरनाथ रेणु का पाठ है, उसी तरह आप संदर्भ लिखेंगे, उसी तरह प्रसंग लिखेंगे। और कोशिश करें व्याख्या लिखते समय सदा उन शब्दों को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें, न कि जो आपको व्याख्या के लिए पंक्तियाँ दी गई हैं उन्हें सेम टू सेम लिख दें। ऐसा ना करें, आप पढ़ें, आपको जो समझ आया है उसे अपनी भाषा में लिख दें और फिर विशेष लिख दें। इतना काम आपको करना है और कोई पाठ इतना मुश्किल नहीं है कि आप नहीं कर पाएँ। अगर आपने पढ़ा है तो आप अपने शब्दों में उसे आसानी से लिख पाएंगे, लेकिन जो लिखा है उसी को सीधा सीधा व्याख्या में न लिख दें, फिर आपके अंक कट जाते हैं। तो क्या ध्यान रखना है कि पहले उसे पढ़ना है, आपको जो पंक्तियाँ मिली हैं उसे ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको जो समझ आता है उसे आसान शब्दों में लिख देना है। बस इतना ही है व्याख्या बच्चों, और पूरे अंक मिलते हैं व्याख्या में। अगला है, यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है। अब यहाँ पर्यावरण और भूगोल की और यूरोप भी आया है, तो यानी समझ गए हैं आपकी कौन सा पाठ है। ये सबसे आवश्यक है कि आप समझ जाएं कि पाठ कौन सा है, क्योंकि संदर्भ में आपने यही लिखना है, पाठ कौन सा है, लेखक कौन है, कौन सी पुस्तक से लिया गया है। तो अंतरा भाग 2 है निर्मल वर्मा का पाठ, जहाँ कोई वापसी नहीं। संदर्भ में यही लिखेंगे, प्रसंग में भाव लिख देंगे थोड़ा सा, पर्यावरण के संतुलन के बारे में बात की गई है। फिर व्याख्या की बात आती है, व्याख्या में जो आपने पढ़ा है पंक्तियों में उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना है। और उसके बाद विशेष, जब आप ये 4 पॉइंट लिख देंगे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और वैशिष्ट्य, तो 6 नंबर लेने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपको पूरा ध्यान रखना है कि इन पंक्तियों को इन पॉइंटर्स के माध्यम से दें तो आप पूरे अंक ले पाएंगे। फिर है 14वां प्रश्न, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है 60 शब्दों में। प्रश्नों को अनावश्यक रूप से ना बढ़ाएं उत्तरों को, प्रश्न पढ़ें और कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने का प्रयास करें। अब प्रश्न क्या है, सूरदास प्रतिशोध का नहीं पुनर्निर्माण का ही दूसरा नाम है। सूरदास कहीं भी हमें प्रतिशोध लेता हुआ दिखाई ही नहीं देता, तो उसकी चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है, क्या क्या खास बातें थी सूरदास में। यहाँ जो सर ने दी हैं आप इनके अलावा भी लिख सकते हैं। सर ने लिखा है दयालु और सहानुभूतिपूर्ण, सहनशील, भाग्यवादी, आत्मविश्वासी, विजय गर्व से भरपूर। और बच्चों की जो उसने बात सुनी थी उससे भी उनके मन में एक
पुनर्निर्माण की भावना का जागरण हुआ था, पुनर्निर्माण की भावना। तो इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं बच्चों, आप अपनी तरफ से जो आपको लगता है कि ये उनके व्यक्तित्व की खास बात थी, जिसे आप प्रभावित हुए, वो बातें भी आप लिख सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा समझ कर अपने शब्दों में लिखेंगे तो पूरे अंक लेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन है इसका कि लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है। इसे आप सीधा सीधा पर्यावरण से जोड़ दें, औद्योगिकरण से जोड़ दें, तो प्रश्न का उत्तर, आप प्रश्न क्या, इस पर तो आप पूरा का पूरा अनुच्छेद लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस तरीके से, जिस तरीके से सर ने उत्तर दिए हैं, जिस तरीके से सर ने पूरा ये आपको एक पूरा बना कर दिया है, इसी आधार को, इसी प्रश्न पत्र को आधार बनाते हुए, इन्हीं उत्तरों को देखते हुए, व्याख्या का जो तरीका है, जब आप इसे पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पूरे पूरे अंक आएंगे। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, व्याख्या जिस तरह से यहाँ की गई है अंकित सर द्वारा, उसी तरीके से आप व्याख्या को करें। जो भी आपको बताया गया है प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और फिर उनके उत्तर करें, तो आपके कोई कोई नहीं है जो आपके अंकों को काट सके। तो आपने सिर्फ ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है और अच्छे अंक लेने हैं। नमस्कार।